ये एक बीम है जो दो जगह से पिन है और एक जगह से फिक्स है। उस पर लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन का और 80 किलो न्यूटन का। और ये जो डिस्टेंसेस है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, टोटल इसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है। उस पर जो रिएक्शंस आएंगे, R1 वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे, R2 तीसरा रिएक्शन यहाँ पे वर्टिकल, R3 और चौथा रिएक्शन यहाँ पे R4। हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स नहीं लग रही, वर्टिकल फोर्स लग रही है, तो उसके काउंटर में वर्टिकल रिएक्शन आएंगे। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स जो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है। तो हम लोग कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। उससे सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स मालूम करते हैं। नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ अननोन्स 4 हैं। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हमारे पास दो हैं। 4 2 गया, कितना बचा 2। तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लग रहा है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि दो अननोन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो हमें दो, जितने हम लोग इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो बराबर हों। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये कि हम लोग डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी मालूम करते हैं, जो हमने मालूम किया। उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि जितनी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है उतने आपने रिएक्शन रिमूव करने हैं। तो पहले मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ कैसे करने हैं। इसका दूसरा और तीसरा स्टेप जो है हम लोग करेंगे कि जितनी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है उतने रिएक्शंस रिमूव करेंगे और वहां पे डिफॉर्मेशन मालूम करेंगे। ये आपका दूसरा और तीसरा स्टेप है। तो आप इसमें से कोई भी रिएक्शन रिमूव कर सकते हैं, आप इसमें से कोई भी रिएक्शन रिमूव कर सकते हैं। मैं पहले R1 कर रहा हूँ और R3 कर रहा हूँ क्योंकि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 2 है। उसके बाद जो है ये मैं दो हटा के करके दिखाऊंगा आपको। पहले जो है आप इसको जो है R1 रिमूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, पिन आ गई। ठीक है। और R3 रिमूव किया, लोडिंग वही रहेगी जो लोडिंग पहले लग रही थी। लोडिंग लग रही है यहाँ पर 120 किलो न्यूटन और यहाँ पे लोडिंग लग रही है 80 किलो न्यूटन की। इसकी वजह से, इस लोडिंग की वजह से कुछ ऐसा इलास्टिक कर्व बनेगा आपका। ठीक है। और आपने डिफॉर्मेशन मालूम करनी है, जहां से आपने आपने थीटा A1 मालूम करना है और जहां से आपने लोडिंग रिमूव की वहां से आपने डिफॉर्मेशन मालूम करनी है और आपने डेल्टा B1 मालूम करना है। मैं इसे डेल्टा B1 कह रहा हूँ, इसको थीटा A1 कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंट है ये बेसिकली यहाँ पर जो रोटेशन आ रही होती है उसको काउंटर करने में ये मोमेंट का बहुत रोल होता है। ठीक है। और तो ये थीटा A1 मालूम करेंगे और डेल्टा B1। तो हमारा दूसरा स्टेप ये था कि जितनी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है उतने रिएक्शन रिमूव करने, वो हमने रिमूव कर लिए। और तीसरा ये स्टेप ये था कि जहाँ से आपने रिएक्शन रिमूव करने वहाँ पे अपनी डिफॉर्मेशन मालूम करनी है, ये डिफॉर्मेशन मालूम करेंगे। चौथा स्टेप ये है कि आपने जो है जो रिएक्शंस रिमूव किए थे दूसरे स्टेप में, वो वापस एज ए फोर्स लगा देने। आपकी मर्जी, आप इंडिविजुअली लगाना चाहे तो इंडिविजुअली लगा दें, कंबाइन अगर आप लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं। अब सबसे पहले
ये मोमेंट जो है R1 मैं एज अ फोर्स लगा दूंगा, सारी लोडिंग हट जाएगी, R1 एज अ फोर्स लग जाएगा। तो इसकी वजह से इलास्टिक कर्व कैसे बनेगा, कुछ ऐसा इलास्टिक कर्व बनेगा। और फिर आपने यहाँ पे डिफॉर्मेशन मालूम करनी है, यहाँ पर सैग बन रहा था, यहाँ पे हॉग बन रहा है, ये जो है ये हॉग है। और यहाँ पे आपने डिफॉर्मेशन मालूम करनी है, कितनी मालूम करनी है, θ/A2। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ये जो है ΔP2। आपने R1 वापस लगा दिया, अब R3 एज अ फोर्स वापस लगा दें बीम पे। R3 लगा दी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर हॉग आएगा। और फिर आपने दो डिफॉर्मेशंस मालूम करनी है, θ/A2 और ΔB3। ठीक है, तो इसकी कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे बनेगी, आप डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लें, अपवर्ड डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लें। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं कि ΔB1 जो डाउनवर्ड है, जो मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, और अपवर्ड जो है डिफ्लेक्शन ΔB2 प्लस ΔB3, ये दो डिफॉर्मेशन इस डिफॉर्मेशन के बराबर होने चाहिए, तभी यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन जो होगी वो ज़ीरो होगी। इन दो डिफॉर्मेशन का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज़ीरो होगी। इसी तरह यहाँ पर जो रोटेशंस हैं ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज है, और ये जो है क्लॉकवाइज है। इसी तरह θA1 शुड बी इक्वल टू θA2 प्लस θA3। हमारे पास दो अननोन्स ज़्यादा थे, तो हमने दो इक्वेशंस ज़्यादा बना ली। ठीक है, इन्हें कहते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, इक्वेशंस ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, इक्वेशंस ऑफ compatibility of deformation। अब स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे इसे। तो हमने जब रिएक्शन रिमूव किया, दूसरा और तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। डिफॉर्मेशन मालूम करनी है हमने, और इस पे लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, और ये कुछ ऐसे डिफॉर्म हो रहा है। और ये जो है ΔB1 है, और ये जो है θA1 है। तो ये डिफॉर्मेशन हम किसी भी मेथड से मालूम कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ इसको कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। कॉन्जुगेट बीम मेथड से मैं ये डिफॉर्मेशंस मालूम करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो आप चाहें तो कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो आप इंडिविजुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूं। इसकी टोटल लेंथ जो 12 मीटर है, और इसकी टोटल लेंथ जो है हमें पता है कि वो जो है 12 मीटर है, और हर गैप जो है वो 3-3 मीटर का है। 12 मीटर, ये 3 मीटर, ये
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, वो पता है हमें। तो अगर मैं 120 किलो न्यूटन के हिसाब से अगर रिएक्शन निकालूं, 120 किलो न्यूटन के हिसाब से यहाँ पर रिएक्शन निकालूं, तो यहाँ पर कितना आएगा? सिर्फ 120 किलो न्यूटन को कंसीडर कर रहा हूँ, 80 किलो न्यूटन को इग्नोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन आएगा 90, यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा 30, ठीक है। और अगर मैं 80 के, तो अगर मैं इसके हिसाब से 120 के हिसाब से अगर मैं करूँ 90 इंटू 3 कितना हुआ? 270। 90 इंटू 3 करूँ तो मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ इस पॉइंट पे, तो मेरे पास होगा 270, ठीक है। और ये यहाँ पर जाके क्लोज होगा, ये जो है ऐसे जाके क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हमारा 120 किलो न्यूटन के हिसाब से हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है। प्लस 80 के हिसाब से बनाऊं तो यहाँ पर रिएक्शन क्या आना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट के करीब है तो यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा आएगा, 60 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 80 में 20 यहाँ पर रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो 60 इंटू 3 कितना होता है? 180। तो ये जो है हम लोग लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग ऐड कर सकते हैं ऐसे 180, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंट डायग्राम है। अगर मैं इसको EI से डिवाइड कर दूं तो ये M ओवर EI डायग्राम हो जाएगा, M ओवर EI डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट डायग्राम को क्या करते हैं, M ओवर EI डायग्राम को कॉन्जुगेट बीम मेथड पे, कॉन्जुगेट बीम पे हम लोग लोडिंग लगा देते हैं। कॉन्जुगेट बीम पे हम लोग M ओवर EI डायग्राम एज ए लोडिंग लगा देते हैं। तो कॉन्जुगेट बीम पे अगर हम लोग M ओवर EI डायग्राम एज ए लोडिंग लगा दें तो ये जो है पिन रहेगा, कॉन्जुगेट बीम में पिन रहता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था, M ओवर EI डायग्राम जो लोडिंग आप टुवर्ड्स बीम बनाएंगे, ये आपने टुवर्ड्स बीम जो है लोडिंग लगा दी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है टोटल 12 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर, 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 ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शंस आएंगे ये होगा थीटा A1 और ये होगा थीटा E1। तो हमें जो है इस बीम में कहाँ रोटेशन क्या चाहिए हमारे पास, हमें थीटा A1 चाहिए और डेल्टा B1 चाहिए। तो थीटा A1 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमें जो है क्या हमें पता है कि शेयर फोर्स रोटेशन रियल बीम, रोटेशन इन रियल बीम इज इक्वल टू shear force in conjugate beam। हमारे पास conjugate beam कौन सा है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास conjugate beam है, दिस इज नॉट रियल बीम, ठीक है। ये conjugate beam है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास ये रियल बीम है, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर
इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये जो थीटा बन रहा होगा ये हमें मालूम करना है। तो इस पॉइंट पे रोटेशन इन रियल बीम एट दिस पॉइंट वुड बी शेयर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम। तो हमें थीटा A1 मालूम करना है। थीटा A1 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इस पॉइंट पे मोमेंट लेना पड़ेगा, मोमेंट एट E लेना है हमें। और जो है तो मैं क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। तो सबसे पहले थीटा A इंटू 12, थीटा A1 इज इक्वल टू 12। इसको ट्राइंगल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये आपका पहला ट्राइंगल है, ये आपका दूसरा ट्राइंगल है, ये आपका तीसरा ट्राइंगल है और ये आपका चौथा ट्राइंगल है। आपने मोमेंट यहाँ पर सम करनी है। ये दोनों जो है एम ओवर ये डायग्राम इस कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग लग रही है, ये प्लस की साइन है, ठीक है। बजाय जो मैंने कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मैंने इंडिविजुअली बना दिया, इनका सम जो है अगर आप कंबाइन बनाए तो उसके बराबर ही होगा, ठीक है। बट ये मेरे लिए सिंपल था तो मैंने ऐसे कर लिया। ये हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि आप जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो थीटा A2 इंटू 12, ये ट्राइंगल को ले लें। तो इस ट्राइंगल का 1/2 बेस कितना है, बेस जो है 3 है, हाइट कितनी है 270 ओवर EI, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1/3 ऑफ 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9 है, 9 कर दिया। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल ले लें, ये वाला ट्राइंगल। तो -1/2, इसका बेस जो है वो 9 है, इसकी हाइट जो है वो 270 ओवर EI है, और ये होगा यहाँ से इसके सेंट्रॉइड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2/3 ऑफ 9 होगा। फिर इस ट्राइंगल पे आ जाएं, 1/2, इसका बेस जो है वो 9 है, हाइट इसकी 180 ओवर EI है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा सेंट्रॉइड से वो 1/3 ऑफ 9, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस +3। दूसरे इस ट्राइंगल को ले लें तो इसका होगा 1/2 इंटू 180 ओवर EI, इसका बेस जो है वो 3 है, और ये होगा 2/3 ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी थीटा A1 इज इक्वल टू 12 4050 ओवर EI प्लस 7290 ओवर EI प्लस 4860 ओवर EI प्लस 4540 ओवर EI। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास थीटा A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा A1 इज इक्वल टू 1395 ओवर EI। तो हमने जो है पहली डिफॉर्मेशन जो है हमने मालूम करनी थीटा A1। उसके अलावा अब आपने जो है सॉल्व करना है डिफ्लेक्शन के लिए, डेल्टा B1 के लिए। डेल्टा B1 के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि जहां पर आपने डिफ्लेक्शन मालूम करनी हो, उसके आगे का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ख़त्म कर देंगे। अगर आपने यहाँ पर डिफ्लेक्शन मालूम करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से आपने अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन मालूम करनी है तो उसके आगे वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आप रिमूव कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है। अगर आप सिमिलर ट्राइंगल से सॉल्व करें तो यहाँ पर हाइट क्या होगी इसकी, यहाँ पर इसकी हाइट होगी 180 ओवर EI एट डिस्टेंस 6 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6 मीटर है, और
यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी वो होगी 120 ओवर ई आई। ठीक है, अगर और हम लोग आगे जाएं और 3 मीटर पे देखें तो उसकी कितनी होगी 90 ओवर ई आई, और इसके और 3 मीटर आगे जाएं तो होगी 60 ओवर ई आई। ठीक है, मैंने हमें डिफ्लेक्शन चाहिए 6 मीटर पे, 6 मीटर पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसके आगे वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हम लोग हटा देंगे। तो अगर मैं देखूं मेरे पास क्या रहता है अब, तो अगर मैं देखूं ठीक है, ये ट्राइंगल है और फिर यहां तक, तो अगर मैं देखूं ये ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल था, इसकी हाइट थी 270, और ये हम लोग इसको 6 मीटर पे कट कर रहे हैं। और ये कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग लग रही है। ठीक है, मैंने उसको रब कर दिया सिर्फ, और यहाँ पर अभी हमने रिएक्शन निकाला था, कितना था 139.5 ओवर ई आई जो है लग रहा है। तो ये जो मेरे पास बीम है, कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग लग रही है, उसके आगे आगे वाला पोर्शन जो है मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे मोमेंट चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे बी पॉइंट पे मोमेंट चाहिए। तो मैंने ये लोडिंग वापस लगा दी, और यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड था हमने निकाला था 180 ओवर ई आई निकाला था, और यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था 270 ओवर ई आई, और यहाँ पर हमने निकाला था 120 ओवर ई आई। तो इसको मैं पहले ट्राइंगल में ब्रेक डाउन कर देता हूँ, इसको जो है रेक्टेंगल में ब्रेक डाउन कर देता हूँ, और इसको जो है ट्राइंगल में ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, और इसको जो है मैं ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए। तो हमने मोमेंट लेनी है इस पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे मोमेंट एट बी लेना है हमें, मोमेंट ऑफ एम ओवर ई आई डायग्राम एट बी, क्योंकि हमें डेल्टा बी वन मालूम करनी है, डेल्टा बी वन मालूम करनी है हमें। तो हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव। तो पहले ट्राइंगल को ले ले 1/2, इसका बेस जो है वो 3 है, हाइट इसकी 270 ओवर ई आई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1/3 ऑफ 3, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है। फिर आप यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि ये ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो 180 ओवर ई आई, इसका बेस जो है वो 3 है, और इसका लिवर आर्म जो होगा वो 1.5 होगा, 3 का हाफ। फिर आप इस ट्राइंगल पे आ जाए, 270 में से 180 गए तो कितना बचा 90, 1/2 90 ओवर ई आई, ये बेस कितना है 3। फिर आप नीचे आ जाएं तो ये जो है ये ट्राइंगल 1/2 इंटू 120 ओवर ई आई, इसका बेस जो है वो क्या है 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 1/3 ऑफ 6,
और 1395 इंटू प्लस 1395 EI इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है इंटू 6 मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो है मैंने ये ट्राइंगल जो है यहाँ से यहाँ तक इसका लेवर आर्म से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2/3 ऑफ 3। तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4950/EI। तो आपने पहले बीम में आपने जो है दो डिफॉर्मेशन आपने मालूम कर ली, थीटा A1 और डेल्टा B1 जो है आपने मालूम कर लिया है। अब आपने थीटा A2 मालूम करना है और डेल्टा B2 मालूम करना है। तो हम लोग बीम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने जो रिएक्शन रिमूव किया था, चौथा स्टेप ये था कि जो आपने रिएक्शन रिमूव किया है वो वापस आप एज अ फोर्स लगा देंगे और सारी लोडिंग हटा देंगे। सारी लोडिंग हटा दी और हमने रिएक्शन जो है एज अ फोर्स लगा दिया, R1 हमने लगा दिया। इसकी वजह से बी में क्या आएगा, हॉक क्रिएट होगा और हमें एक ये थीटा B2 चाहिए और ये जो है डेल्टा B2 चाहिए। हमें पता है कि ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो रिएक्शन क्या आना चाहिए, रिएक्शन जो है काउंटर क्लॉकवाइज कोशिश कर रहा है। तो रिएक्शन क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए। क्लॉकवाइज कैसे आएगा, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा। और ये जो लेवर आर्म है बेसिकली ये जो है ये एक ऐसे पड़ी हुई है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है एक डाउनवर्ड लग रही है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से। ठीक है, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ऐसा बनेगा। सॉरी मैंने जो है गलत बना दिया, एक मिनट। क्योंकि ये यहाँ से नीचे से शुरू हुआ, क्योंकि मोमेंट लग रहा है, तो जितना R1 है उतना ही नीचे आएंगे हम लोग। नीचे आए, फिर ये पॉजिटिव है, ये मैंने गलत बना लिया एक्चुअली, मैंने इसको पॉइंट लोड समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा। इसका शेयर फोर्स डायग्राम, मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, R1 हम लोग R1 नीचे आए और फिर अपवर्ड जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा 0। तो मैं डायरेक्ट जो है मोमेंट डायग्राम बना देता हूँ। क्योंकि हमें शेयर फोर्स डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, जितना R1 है उतना हम लोग नीचे आए, क्योंकि शेयर फोर्स का 0 डिग्री कर्व था, तो मोमेंट डायग्राम का 1 डिग्री कर्व होगा और वो क्या होता है, इंक्लाइन लाइन। ठीक है, और यहाँ पर आएगा R1 इंटू EI MOVI डायग्राम। फिर कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे, कॉन्जुगेट बीम में पिन जो है वो पिन रहती है। हमने कॉन्जुगेट बीम बना दिया, क्योंकि हम लोग ये कर रहे हैं थीटा B2 मालूम करने के लिए। तो
कॉन्जुगेट बीम बन गया। अब हमने M/EI डायग्राम एज लोडिंग लगा दी। क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन कैसे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्शन जो है इसे कहता हूँ थीटा E2, थीटा E2 और यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मालूम करनी है डेल्टा B2। क्योंकि ये R1 इंटू EI लीनियरली है तो 6 मीटर पे इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, R1/2EI। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है डेल्टा A2 मालूम कर लेते हैं। डेल्टा A2 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंट लेनी पड़ेगी इस पॉइंट पे थीटा E2। क्योंकि हम लोग जो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मोमेंट हम पॉजिटिव ले रहे हैं। समेशन ऑफ मोमेंट 8E, तो आप इसे करें थीटा A2 इंटू ये लेंथ कितनी है 12 प्लस ये ट्राइंगल है 1/2, इसकी हाइट है R1/EI, इसका बेस जो है वो 12 है और इसका जो लिवर आर्म होगा वो होगा 2/3 ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2/3 होगा। इसको आप सॉल्व करें तो थीटा A2 जो आएगा हमारे पास वो आएगा 4R1/EI। तो आपने जो है थीटा A2 जो है मालूम कर लिया। फिर आपने क्या मालूम करना है, डेल्टा B2 मालूम करना है। जहाँ पे डेल्टा B2 मालूम करना है उसके आगे का आपने मोमेंट डायग्राम जो है बता देना है। ठीक है, आपने मोमेंट लेनी है इन सब फोर्सेस की। तो हमें पता है ये जो है अभी हमने मालूम किया है, कितना मालूम किया है 4R1EI, 4R1 इंटू EI। और यहाँ पर अगर मैं इसका निकाला था, इसकी हाइट मैंने कितनी लिखी थी R12EI। ये जो है ये बेसिकली इस पॉइंट पे करना है हमने, तो ये मिटा देंगे हम लोग। अगर इसको सॉल्व करें, अगर मैं इसको एक एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लूँ, ठीक है, पहले मैं इस पर लिख लेता हूँ फिर वहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, इसको मैं पहले कर लेता हूँ कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है और दूसरा जो है ट्राइंगल है। तो अगर मैं करूँ थीटा A2 काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव इंटू 6 प्लस इसकी हाइट कितनी है रेक्टेंगल की R1EI 2EI हाफ इंटू बेस कितना है 6, लेबर आर्म कितना होगा 3 प्लस ट्राइंगल, क्योंकि ये जो है हाफ है तो यहाँ कितना बचा हाफ R1/2EI, इसका बेस कितना है 6 और सेंट्रॉइड से इस पॉइंट तक का B तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2/3 ऑफ 6। समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसमें थीटा A2 की आपने वैल्यू डालनी है 4R1/EI। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आएगी B2 इज इक्वल टू -9R1/EI। ये आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर -4R1/EI इंटू 6 प्लस R1/2EI इंटू 6 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू R1/EI इंटू 6
इंटू 2/3 ऑफ 6 इज इक्वल टू डेल्टा B2, और डेल्टा B2 आ रहा है हमारे पास -9R1 ओवर EI। तो हमारे पास 2 रोटेशंस और 2 डिफ्लेक्शन मालूम कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या रह गया, आखिरी जो हमने रिएक्शन रिमूव किया था R3, वो एज अ फोर्स लगा देंगे। ये जो R3 है ये बीम रह गया, ये 2 बीम हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। थीटा A मालूम कर लिया, डेल्टा B1 मालूम कर लिया, थीटा A2 मालूम कर लिया, B2 मालूम कर लिया। अब थीटा A3 मालूम करना है और डेल्टा B3 मालूम करना है। तो हम लोग बीम बना लेते हैं। R3 एज अ फोर्स लगा देंगे, ये बीम था, सारी लोडिंग हट गई। R3 जो रिएक्शन था वो एज अ फोर्स लगा देंगे। इस R3 के लगाने से इसमें जो है हॉग आएगा, और इसे कहता हूँ ये थीटा A3 है, और ये जो है डेल्टा B3 है। क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है तो इसके रिएक्शन जो है डाउनवर्ड लगेंगे, डाउनवर्ड लगेंगे। ये अपवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन डाउनवर्ड लगेंगे। ये R3 लग रहा है तो रिएक्शन कितना आएगा, R3/2। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग यहाँ नीचे जाएंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, ये ऐसे बंद हो जाएगा। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, फिर मैं गलती कर दूँ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम लोग नीचे आएंगे, और ये पॉजिटिव है तो हम लोग ऊपर जाएंगे। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ये बनेगा, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसको नहीं मिटा रहा मैं, इसको जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो शेयर फोर्स को भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये है R3/2। R3/2 ये डिस्टेंस जो है 6 है। R3/2 इंटू 6 क्या आता है हमारे पास, 3R3 ओवर EI। और इसको हम लोग लोडिंग लगा देंगे कॉन्जुगेट बीम पर। हम ओवर EI डायग्राम को कॉन्जुगेट बीम पे लोडिंग लगा देंगे। तो ये अपवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और आपको पता है रोटेशन एंड रियल बीम इज इक्वल टू शेयर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम, थीटा E3। अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल निकालूं तो कितना आएगा, 1/2। इसका बेस कितना है, 12। हाइट कितनी है, 3R3 ओवर EI। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी
हमारे पास वैल्यू आएगी 18R3/EI। तो क्योंकि ये जो है 18R3 जो है वो सेंटर पे लग रहा होगा, जो इसका ट्राइंगल का पूरा मैग्नीट्यूड है 18R3 × EI, तो यहाँ सपोर्ट पे कितना जाएगा 9R3/EI, जो हाफ है उसका 9R3/EI। ठीक है, तो ये हमने जो है थीटा A3 जो है हमने मालूम कर लिया, जो है 9R3/EI। आप मोमेंट लेके भी कर सकते थे जैसे हम लोग करते आए, पर क्योंकि सिमेट्री है तो मैंने हाफ हाफ कर लिया। यहाँ पर भी इतना ही आएगा 9R3/EI। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिफ्लेक्शन मालूम करनी है बी पॉइंट पे। मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ पे आपने डिफ्लेक्शन मालूम करनी है उसके आगे जो है, ठीक है, आपने मोमेंट लेनी है यहाँ पे, उसके आगे वाला जो है आप इग्नोर कर देंगे। आपने यहाँ पे मोमेंट लेनी है सिर्फ, तो उसके आगे वाला जो है वो आपने इग्नोर कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और एक फोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं मोमेंट लूँ काउंटर क्लॉकवाइज में, अगर नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो 9R3/EI इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6, काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव, प्लस ये ट्राइंगल है 1/2 जिसकी हाइट है 3R3/EI जिसका बेस है 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1/3 ऑफ 6 शुड बी इक्वल टू डेल्टा B3। तो डेल्टा B3 की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -36R3/EI। ठीक है, तो हमने शुरू में जो कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी थी, कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी थी, वो ये लिखी थी थीटा A1 इज इक्वल टू थीटा A2 प्लस थीटा A3, और डेल्टा B1 इज इक्वल टू डेल्टा B2 प्लस डेल्टा B3। तो अगर हम लोग जो भी वैल्यूज डालें, अगर इसको इंसर्ट करें तो हमारे पास ये कुछ आएगा 1395/EI इज इक्वल टू 4R1/EI प्लस 9R3/EI। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 4950 इज इक्वल टू 9R1/EI प्लस 36R3/EI। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। ये मैंने गलती कर दी है यहाँ पर जो है ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, कि देखने -36 है, और यहाँ पर ये -9R1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो ये जो है यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। हालांकि हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि हमने पहले ही इसमें डिफाइन कर लिया है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव है और अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है। और मैंने जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है इसको पहले ही इक्वल कर दिया है, या आप लिखें समेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0, या आप ऐसे लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप सॉल्व करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग पहले R1 ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी -1 555 इज इक्वल टू, अच्छा पहले मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। तो मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। हमारे पास है 4R1 प्लस 9R3 ओवर EI -1395 ओवर EI इज इक्वल टू 0। और मेरे पास दूसरी वैल्यू है 9R1 ओवर EI प्लस 36 EI R3 -4950 ओवर EI इज इक्वल टू 0। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36R1 प्लस 81R3 -12555 इज इक्वल टू 0। 36R1 प्लस 144R3 -19800 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से कैंसिल, प्लस -63R3 प्लस 7245 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, R3 आपके पास आएगा 7254 ओवर 63 इज इक्वल टू 115 किलो न्यूटन। और पुट, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9R1 प्लस 36115 माइनस 4950 इज इक्वल टू 0। तो R1 हमारे पास आएगा 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारे पास 2 अननोन थे, वो हमने मालूम कर लिए हैं। अब हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ओरिजिनल बीम थी ये, यहाँ से फिक्स थी, और यहाँ पे लोड लग रहा था 120 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर लोड लग रहा था 80 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर था R3, यहाँ पर था R2, यहाँ पर था R1 और यहाँ पर था R4। तो R1 की हमने वैल्यू निकाली है 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और हमने जो है R3 की वैल्यू निकाली है R3 की वैल्यू हमने निकाली है 115 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? आप जो हैं R2 की वैल्यू, अगर आप समेशन ऑफ फोर्सेस करें तो R2 की वैल्यू आपके पास आएगी 60 और R4 की आपके पास वैल्यू आएगी 25। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट पे हम लोग 60 ऊपर जाएंगे, 60 ऊपर गए, फिर आप मूव करेंगे 3 मीटर तक, फिर आप नीचे आएंगे -60, फिर आप मूव करेंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर आप मूव करेंगे, ये यहाँ पर आकर क्लोज होगा।
यहाँ पर 60 ऊपर गए, यहाँ तक 63 मीटर तक 60, फिर 120, तो यहाँ पर ये -60, ये 60, फिर 60 में 115 ऐड करें तो आप पहुँच जाएंगे 55 पर, और फिर जो है 55 माइनस 80 तो आप 25 पे आ जाएंगे, और ये 25 यहाँ पर आकर क्लोज हो जाएगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? ये 3 मीटर है, 60 × 3। पहले जो है आप जिस डायरेक्शन में मोमेंट है 90, आप उतना ही नीचे आ जाएं। अब 90 नीचे आ गए, ठीक है। फिर 60 × 3, ये माइनस का 90 है, तो 60 × 3 180 होता है, -90 + 180, तो आपके पास क्या आएगा? 90। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम ऊपर जाएंगे, हम जो है ऊपर जाएंगे, ठीक है, जो भी है। ये 90 वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर ये नेगेटिव है, तो 60 × 3 कितना होता है? 180, तो वापस आप -90, तो आप जो है वापस -90 पे पहुंच जाएंगे। फिर 55 × 3 कितना होता है? आप इसको करेंगे तो आप जो है 75 पे पहुंच जाएंगे। फिर 25 × 3 जो होता है वो होता है 75, तो ये 75 पे क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। इस प्रॉब्लम में पहले हमने कौन से रिएक्शन रिमूव किए थे? पहले ये रिएक्शन रिमूव किया था, फिर ये रिएक्शन रिमूव किया था, फिर हमने कॉन्जुगेट बीम मेथड से डिफॉर्मेशंस मालूम की और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। मैंने आपको कहा था आप कोई भी रिएक्शन रिमूव कर सकते हैं। तो अभी इसी प्रॉब्लम को हम लोग दोबारा कर रहे हैं, और R4 और R3 रिएक्शन रिमूव करके कर रहे हैं, और देखते हैं कि हम लोग आंसर्स यही आते हैं या डिफरेंट आते हैं। इसी प्रॉब्लम को हमें पता है इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो है वो 2 है, और यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो 120 किलो न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो 80 किलो न्यूटन का लग रहा है, और ये जो है जो लेंथ है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ये अपवर्ड रिएक्शन है R3, ये अपवर्ड रिएक्शन है R4, ये मोमेंट है R1, और ये अपवर्ड रिएक्शन है R2। हमें पहले वाली प्रॉब्लम से पता है कि इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो है, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो है वो 2 है, तो हम लोग कोई भी 2 रिएक्शन रिमूव कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी मालूम करना, जो हमने मालूम कर ली है, जो है 2। पहला स्टेप है रिमूव डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी मालूम करना। दूसरा स्टेप है रिमूव R3 and R4 and determine deflection, डिफॉर्मेशन लिख देते हैं, डिटरमिन डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये बीम है, उस पर लोडिंग लग रही है 120 किलो न्यूटन की और 80 किलो न्यूटन की, तो इसका इलास्टिक कर्व कैसे बनेगा? इस लोडिंग पे कुछ ऐसा बनेगा। पहली डिफॉर्मेशन हमें मालूम करनी है। ऐसे कहते हैं कि ये जो है डेल्टा B1 है, और इसे जो कहता हूँ, इसे कहता हूँ ये डेल्टा C1 है। ये मालूम करनी है, ये 2 डिफॉर्मेशन चाहिए हमें।
तो हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये डिफॉर्मेशन के मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। मोमेंट एरिया मेथड से डिफॉर्मेशंस मालूम करेंगे। मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग डिफॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले प्रॉब्लम में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन से बनाया था, इसमें भी आप वही कर सकते हैं। आप जो है इंडिविजुअली फोर्स के हिसाब से इसका M/E डायग्राम बना लें। आपको पता है फोर्स इंटू लिवर आर्म कितना होता है। अगर मैं 80 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो जो है 6 मीटर है। 80 इंटू 6 कितना होता है, 720। नहीं, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये 9 मीटर है, इस पॉइंट तक 9 मीटर है। तो 80 इंटू 9 करें तो 720 होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से सेवन 20 ये इसका मोमेंट डायग्राम बन गया। और 20 इंटू 3 120 इंटू 3 करें तो 360 आता है। तो आपने इंडिविजुअली M/E डायग्राम बनाना है। आपने इंडिविजुअली M/E डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर जो मोमेंट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 360/EI। इसको M/E डायग्राम में बना दिया। ठीक है, अभी हमें डिफॉर्मेशन चाहिए कहाँ पर, पहले इस पॉइंट पे डिफॉर्मेशन चाहिए और फिर इस पॉइंट पे। ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट C है। B पे डिफॉर्मेशन अगर पहले जो है मैं C पे मालूम करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मोमेंट, ठीक है, तो हम लोग सेकंड थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया यूज करेंगे। तो डेल्टा C1 मालूम कैसे होगा, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू C। ठीक है, तो ये C पॉइंट है, इस पे हम लोग मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग करें तो डेल्टा C1 इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल कितना है, 1/2 720/EI। इसकी हाइट, इसका बेस कितना है, 9, और ये कितना होगा यहाँ से लेकर 2/3 ऑफ 9 प्लस 3 प्लस इस ट्राइंगल को देख लें, 1/2 ऑफ 360, यहाँ पे मोमेंट लेना है EI इंटू 3 एंड 2/3 ऑफ 3 प्लस 9। इसको आप सम करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29160/EI प्लस 549/EI इज इक्वल टू 35100/EI। तो ये आपने डेल्टा C1 डिफॉर्मेशन मालूम कर लिया। अब आपने मालूम करनी है डेल्टा B1। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो डेल्टा B1 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू डेल्टा B1। तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल से देखूं, यहाँ पर 720 है और इस पॉइंट पे जो B है वहाँ पर जो यहाँ इसकी हाइट आएगी वो आएगी 420/EI। और मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ तो एक हमारे पास, ठीक है, तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा और दूसरा जो है ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, तो एक ट्राइंगल आगे वाले उसको इग्नोर कर देंगे। ये पहला हमारे पास एलिमेंट है, ये दूसरा हमारे पास एलिमेंट है और ये तीसरा ट्राइंगल का एलिमेंट है। तो उसका जो मोमेंट है हम लोग इस पॉइंट पे
बी पॉइंट पे लेंगे। तो पहले ट्राइंगल अगर मैं ऐसे कहूँ कि 720 में से 220 गया, जो इसकी हाइट, ये रिमेनिंग हाइट बचेगी, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 720 माइनस 240। और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 6 है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसका लेबर आर्म कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 2/3 ऑफ 6, 2/3 ऑफ 6 प्लस इस रेक्टेंगल को देख लेते हैं, इसका बेस कितना है, इसका बेस 6 है। इसकी हाइट जो है वो 240/EI है, 240/EI है। और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 प्लस ये जो ट्राइंगल है इसको ऐड कर लेते हैं 1/2, और इसकी जो हाइट है वो है 360/EI, और इसका जो बेस है वो 3 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2/3 ऑफ 3, तो 2/3 ऑफ 3 प्लस 3, क्योंकि हमें मोमेंट यहाँ पर लेनी है पी पे, इज इक्वल टू डेल्टा B1। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास डेल्टा B1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12780/EI। तो ये आपने दो डिफॉर्मेशंस मालूम कर ली। उसके बाद आपने जो दूसरा और तीसरा स्टेप है वो आपने कर लिया, जो मैंने प्रोसीजर पहले लिखवाया था। पहले आप डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी मालूम करते हैं, फिर जो है आप जितनी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होते हैं रिएक्शन रिमूव करते हैं। तीसरा स्टेप था कि आप डिफॉर्मेशन मालूम करते हैं। चौथा स्टेप ये है कि आप वापस जो है रिएक्शन जो आपने रिमूव किए थे पहले R3 और R4, और फिर आपने क्या मालूम करना है, डिफॉर्मेशन मालूम करनी है एज अ फोर्स लगा के रिएक्शंस। तो अब जो है वापस रिएक्शन जो है एज अ फोर्स लगा देंगे और देखेंगे कि उन रिएक्शंस की वजह से कितनी डिफॉर्मेशन आएगी। सारी लोडिंग हटा देंगे और एक मिनट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है R4 रिमूव किया था। R4 एज ए फोर्स लगा देंगे। R4 फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इसका इलास्टिक कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसे कहता हूँ ये डेल्टा C2 है, और यहाँ पर मिड स्पैन पे ये है डेल्टा B2। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो है ये R फोर्स अपवर्ड है और ये लिवर आर्म है, ये लिवर आर्म है, ये R फोर्स है। तो ये बेसिकली देखें ये है और ये फोर्स है, तो ये कैसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज रिएक्शन आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होना चाहिए, R4 इंटू लिवर आर्म, R4 इंटू लिवर आर्म। और ये जो है ये डिस्टेंस जो है आपके पास 12 मीटर है, तो आपके पास रिएक्शन आएगा 12R4, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, और इसको जो है क्योंकि मैंने जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है उतना ऊपर जाएंगे, 12R4/EI, 12R4 इंटू इसको डिवाइड करते हैं EI के साथ, ठीक है। अब आपने डिफॉर्मेशन मालूम करनी है। पहले डेल्टा C2 मालूम करते हैं यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करेंगे, मोमेंट एरिया मेथड यूजिंग सेकंड थ्योरम। तो डेल्टा C2 वुड बी इक्वल टू, इस पूरे M/EI डायग्राम की यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे 1/2
इसका बेस कितना है, इसका बेस जो है 12 है, इसकी हाइट कितनी है 12r4 इंटू EI, और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो 2/3 ऑफ 12। तो अगर सॉल्व करूँ तो डेल्टा C2 इज इक्वल टू 576r4 इंटू EI। तो ये आपके पास डेल्टा C2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा B2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्पैन पे ये 112 से R4 है, तो मिड स्पैन पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6 है, 6 मीटर डिस्टेंस पे इसकी हाइट कितनी होगी 6r4 इंटू EI। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ तो पहला ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा ट्राइंगल। तो अगर मैं डेल्टा B2 मालूम करना चाहता हूँ यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड, तो मेरे पास पहला रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल को कैसे सॉल्व करूँगा, 6r4 इंटू EI, इसका बेस कितना है रेक्टेंगल का 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा, प्लस इस ट्राइंगल की जो हाइट है हमें पता है हाफ है, क्योंकि इस ट्राइंगल की जो हाइट है 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, तो 6r4 इंटू EI, और इसका बेस जो है वो 6 है, और डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 2/3 ऑफ 6। इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा B2 इज इक्वल टू 108r4 इंटू EI प्लस 72r4 इंटू EI इज इक्वल टू 180r4 इंटू EI। तो मेरे पास डेल्टा B2 की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास ये दो डिफॉर्मेशन आ गई। फिर मुझे आप एक रिएक्शन बढ़ गया R3, वो लगा के मैं डिफॉर्मेशन मालूम करूँगा। फिर जो है R3 को एज अ फोर्स लगा के मैं डिफॉर्मेशन मालूम करूँगा। R3 को डिफॉर्मेशन करके, इसकी वजह से डिफॉर्मेशन कैसे आएगी, ये डिफॉर्मेशन होगी डेल्टा B3 और ये डिफॉर्मेशन होगी डेल्टा C3। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, रिएक्शन क्लॉकवाइज आएगा जो 6r3, ठीक है 6r3 होगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनेगा कुछ ऐसा। R3 ओवर EI, ये M ओवर EI डायग्राम बना लिया, M ओवर EI डायग्राम बन गया। अब आपने डिफॉर्मेशन मालूम करनी है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। पहले डेल्टा C3 मालूम कर लेते हैं यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। कैसे करेंगे, डेल्टा C3 इज इक्वल टू ट्राइंगल 1/2 इंटू 6r3 इंटू EI। बेस कितना है इस ट्राइंगल का 6 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2/3 ऑफ 6, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस 6। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी वैल्यू आएगी 180r3 ओवर EI। अब डेल्टा B3 मालूम करेंगे। डेल्टा B3 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मोमेंट लेना पड़ेगा इज इक्वल टू M ओवर EI डायग्राम का R3 इंटू 6 ओवर EI इंटू 6 इंटू 2/3 ऑफ 6। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2/3 ऑफ 6। तो डेल्टा B3 अब हमारे पास वैल्यू आ गई, वो आ गई
72R3/EI। तो हमने तीनों डिफॉर्मेशंस जो हैं वो मालूम कर ली। ठीक है, तो अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी? ठीक है, हमारे पास कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या बनेगी? कि ये जो डाउनवर्ड डिफॉर्मेशंस हैं, ये जो डाउनवर्ड डिफॉर्मेशन है ये अपवर्ड डिफॉर्मेशन के बराबर होनी चाहिए। तो मैं इस R4 की वजह से भी अपवर्ड डिफॉर्मेशन आएगी और R3 की वजह से भी अपवर्ड डिफॉर्मेशन आएगी। जब हमने पहले लोड हटाया, जब हमने पहले रिडंडेंट जो रिएक्शंस थे वो रिमूव किए तो डाउनवर्ड डिफॉर्मेशन आ रही है। जो वापस एज अ फोर्स लगा दिया तो अपवर्ड डिफॉर्मेशन आएगी। तो समेशन ऑफ डिफॉर्मेशन शुड बी इक्वल टू 0 और मैं लिख रहा हूँ इसकी डिफॉर्मेशन कंडीशंस। इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 है, तो डेल्टा B1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा B2 प्लस डेल्टा B3 और डेल्टा C1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा C2 प्लस डेल्टा C3। इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा, दूसरे पेज पे करता हूँ। तो डेल्टा B1 की मेरे पास वैल्यूज हैं डेल्टा B1 इज इक्वल टू डेल्टा B2 प्लस डेल्टा B3 इज इक्वल 12780/EI इज इक्वल टू 184R4 इंटू EI प्लस 72R3 इंटू EI इज इक्वल टू 12780/EI इज इक्वल टू 180R4 इंटू EI 72R3 इंटू EI। मैंने दोबारा लिख लिया, ये R कैंसिल। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? डेल्टा C1 इज इक्वल टू डेल्टा C2 प्लस डेल्टा C3 और ये है 35100/EI इज इक्वल टू 576R4 इंटू EI प्लस 18R4 इंटू EI। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये आई से कैंसिल। इसको जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में जाएंगे 5 1 और 180 72 12780 और 576 180 और 35100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है R4 की जो वैल्यू आ रही है 25 किलो न्यूटन आ रही है और R3 की जो वैल्यू आ रही है वो 115 किलो न्यूटन आ रही है। ठीक है, जो हमारी पहले प्रॉब्लम्स में वैल्यूज़ आ रही थी। तो ये हमने दो अननोन्स जो थे वो मालूम कर लिए। अब जो है हम बाकी रिएक्शंस कैसे मालूम करेंगे? हम लोग, ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिस पे ये 120 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था और ये हमने मालूम कर लिया कि ये 115 किलो न्यूटन लग रहा है और ये 25 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स थी वो 80 किलो न्यूटन थी और ये R1 है और ये जो है R2 है। आपने बाकी रिएक्शंस कैसे मालूम करने हैं? बाकी रिएक्शंस के लिए हम लोग मोमेंट लेंगे इस पॉइंट पे, ये A पॉइंट है, तो सबमिशन ऑफ मोमेंट एट A माइनस R4 इंटू 12 माइनस 115 इंटू 6 प्लस 80 इंटू 9 प्लस 120 इंटू 3 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो R4 की हमारे पास तो ये R4 की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये M है।
सॉरी ये मैं गलती कर दिया, R4 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुके हैं 24। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और जब समीशन ऑफ Fi करेंगे, तो हमारे पास 25 प्लस 115 माइनस 80 माइनस 120 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। तो R2 की हमारे पास वैल्यू आएगी 60 किलो न्यूटन। ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हम लोग बना चुके हैं। अब जो है हम लोग थ्योरम ऑफ लीसबर्ग करेंगे।